हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है और करंट अफेयर के साथ साथ हमारा फोकस जो है वो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। अब जो मेरे साथी इस सीरीज़ में पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है, बट जो साथी जो है मेरे इस सीरीज़ में नए जुड़ते हैं उनको बता दूं कि हम यहाँ करंट अफेयर्स तो डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ में हम न्यूज़ आर्टिकल्स जो है वो डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं और वहीं कहीं ना कहीं हमारा फोकस जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप इस चीज़ से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे या फिर इस चीज़ को जरूर समझेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रोथ में। और ये चीज़ जो है मैं आपसे हर रोज़ कहता भी हूँ। आई नो मैं काफ़ी लंबे समय बाद लेक्चर ले रहा हूँ, बट डोंट वरी, अब चीज़ें जो है वो कंटिन्यूशन हो जाएगी वापस से। एज कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर आपको रीज़न बताया था कि क्यों हम लेट हुए हैं। बिकॉज हमारे जो कुछ नए जो एजुकेटर्स हैं और ऑन द लाइन कुछ ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ अब ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको नई सीरीज़ जो नए टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता चलेगा। कुछ नए टॉपिक्स जो हैं वो शेयर किए जाएंगे, उन पर वीडियो आएगी और नए सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे इस चैनल पे। तो ना डिफरेंस, आज का जो आपको पता है कि हर रोज़ एक नया कोड जो होता है आपके लिए होता है, ताकि आप हर 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 रोज़ जो है अपने जीवन के अंदर अगर चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आज का जो कोट है आप सभी के लिए कि एवरी ईयर यू मेक अ रेजोल्यूशन टू चेंज योर सेल्फ, दिस ईयर मेक अ रेजोल्यूशन टू बी योर सेल्फ। अब नया साल है दोस्तों, काफ़ी आज 8 तारीख हो चुकी है, तो 8 दिनों के अंदर आपने से आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने नए साल के जो रेजोल्यूशन है वो ज़रूर लिए होंगे। कई लोगों का रेजोल्यूशन होगा कि इस साल एक डिसिप्लिन में लाइफ जिएंगे, कुछ लोगों का एक रेजोल्यूशन होगा कि हम इस साल जो है अपनी बॉडी बनाएंगे। कुछ लोग जो है वो पढ़ाई को लेकर रेजोल्यूशन बनाते हैं, कुछ लोग अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो ऐसे ही हर साल आप लोग नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं आई एम श्योर। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है कि आपने मीम्स भी इस पर कई चीज़ें देखी होगी कहीं पे, जहाँ हम देखते हैं कि जो रेजोल्यूशन है वो कुछ ही समय तक चल पाता है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं उसके अंदर, उसके कारण हम हमारा जो रूटीन है वो फॉलो नहीं कर पाते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर रेजोल्यूशन कुछ बना चुके हैं तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप कहीं पर लैग कर रहे हैं या फिर कहीं भी आपको लगता है कि आप उस चीज़ को लेकर कंटिन्यूएशन नहीं है, तो डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप पर हार्श ना होएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाए रखें। आपके जो भी गोल्स हैं उनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो चीज़ है ना कि आप मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप हर रोज़ सुबह जो है 5 बजे उठेंगे, लेट्स से। बट होगा क्या कि अगर आपकी आदत 7 बजे की है तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर आप 5 बजे उठना चाहते हैं। तो अगर आप आज सुबह अगर 5 बजे नहीं उठ पाए तो डोंट वरी अबाउट इट, अपने आप को ब्लेम मत दीजिए उसके कारण। आप क्या कीजिए, अपने आप को एक स्लॉट दीजिए कि मैं अगर 5 बजे नहीं उठ पाया तो विद इन, जैसे मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं तो एक फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि 6-7 के बीच में उठ ही जाऊँगा। तो अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपके बीच में, आपके अंदर कि मैं 6-7 के बीच में कभी भी उठूँगा, 6 बजे 6:30, अगर 7 बजे तक भी उठा बस 7 लास्ट में, 7 के बाद में नहीं, तो 6-7 की अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो आई एम श्योर आपका जो गोल है आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल था कि आप एक एग्जाम्पल था कि आप सुबह जैसे उठते हैं, अगर उस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो आप बाकी आपके जो गोल्स हैं उनके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, बट एज अ स्ट्रिक्टनेस भी रखिए। ऐसा नहीं बिल्कुल ही लीननेस आप बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कीजिए ताकि आपका कुछ गोल है आप अचीव कर पाएँ। तो आज का जो कोट है आप सभी के लिए कि दिस ईयर मेक अ रेजोल्यूशन टू बी योर सेल्फ। आप जो भी अपने आप के अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी, कोर पर्सनैलिटी है उस पर आप ज़रूर रहेंगे। आपकी कोर पर्सनैलिटी को आप इंप्रूव करेंगे। आप किसी और के जैसा आपने एक कोट सुना भी हो कि मैं किसी और की तरह नहीं हूँ, आप खुद अपनी तरह हैं, यानी कि आप खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, तो उसको आप ना छोड़ें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी और की तरह बनने की ना सोचें, बिकॉज वैसा बनना सही भी नहीं है और आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी नहीं करता है, बिकॉज आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, तो आप उस पर टिके रहिए, आप उसको इम्प्रूव कीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ और बन जाएंगे, ऐसा नहीं। आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, आपकी कोर पर्सनैलिटी जो है, इस पर वर्क कीजिए, अपने अंदर अच्छा इनबिल्ड कीजिए, अपने अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट कीजिए, अपने अंदर एक जो फोकस है उसको इनबिल्ड कीजिए। तो इस साल कुछ और रेजोल्यूशन बनाने के बजाय ये एक अच्छी चीज़ होगी कि आप अपने आप पे ही काम करेंगे और अपने आप को ही एक बेहतर रूप में अपने आप को ही अपग्रेड करेंगे, तो दैट कुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये था आज का कोड है दोस्तों। जैसा कि नया साल है, जैसे मैंने आपको कहा भी था कि अगर आप रोज़ ये जो कोड्स हैं अगर फॉलो करते हैं तो ओवर द पीरियड टाइम की पर्सनैलिटी बदलती है। तो आप में से कुछ साथी जो पिछले कुछ 3-4 महीनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ही नए साल के ऊपर कुछ मैसेजेस भी आए थे। आप में से कई लोगों ने मैसेज भी किए थे कि ये सर आपके जो कोड्स हैं उन्होंने हम डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो नए साल के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। तो आई एम श्योर आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, आप भी चीज़ों को जो है डेली
1% से अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो पाएगा, दैट्स रियलिटी, ये एक हार्श ट्रूथ है। बट यस, अगर आप डेली 1% से इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने अंदर एक चेंज जो है वो ज़रूर देख पाएंगे, चाहे नॉलेज वाइज हो, चाहे पर्सनलिटी वाइज हो, या जो भी बाकी चीज़ें स्पेयर्स ऑफ लाइफ में। नॉट इवेंट्स, जैसा आपको पता है मैं आपसे हर रोज़ एक नया सवाल पूछता हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आज का सवाल है आप सभी के लिए कि कोलोनुमा राइस इज़ GI टैग्ड फ्रॉम विच स्टेट। अब ये जो एक राइस की वैरायटी है कोलोनिया, ये किस राज्य का है, आपको मुझे इसका नाम बताना है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा रिसर्च कीजिए, देन अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज आपको पता है अगर आप चीज़ों को लिखेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको वो चीज़ जो है ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। तो आज है 8 जनवरी 2024 एंड पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, वो है एविएशन प्रोफेशनलिज्म विच इंडिया मस्ट ड्रॉ फ्रॉम। अब डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि हाल ही के अंदर एक जापान एयरलाइंस जो है, यानी कि जापान का एक शहर, वहाँ पे एक एक्सीडेंट होते होते बचा है। कहने का मतलब हुआ क्या है कि जापानीज एयरलाइन कोलिजन इंसिडेंट, द आर्टिकल नरेट्स द रीसेंट एविएशन मिसहैप इन्वॉल्विंग जापान एयरलाइंस एयरबस A350 and a Coast Guard aircraft at Haneda Airport, highlighting the notice to airmen issue and the invigilator expected outcomes। अब हुआ क्या था दोस्तों कि जो जापान की एक एयरलाइन, जो एक फ़्लाइट थी एयरबस A350, ये जापान का जो हैनेडा एयरपोर्ट है वहाँ पे लैंड करने वाला था। तो वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे ऑलरेडी एक कोस्ट गार्ड जो है, जापानीज़ कोस्ट गार्ड, उसका एक प्लेन जो है ऑलरेडी वहाँ पे तैनात था। तो ATC की जो मिसकम्युनिकेशन के कारण या फिर जो पायलट्स थे, इनकी मिसकम्युनिकेशन के कारण क्या हुआ कि एक ही पट्टी पे जो एक फ्लाई स्ट्रिप होती है, उसी पे दो प्लेन जो है, एक जो प्लेन था ये जापानीज़ कोस्ट गार्ड का, वो ऑलरेडी वहाँ पे था। वहीं दूसरी तरफ जो एयरबस A350 फ्लाइट है वो भी उसी रनवे पे उतरने वाली थी। तो ये कुछ एक इंसिडेंट होने वाला था, बट इसके अंदर जो पैसेंजर्स थे एयरबस A350 के, उनमें से किसी भी जान नहीं गई, थोड़ा मिसअप जो है वो होने से बचा थोड़ा। और ये जो कोस्ट गार्ड के जो कुछ ऑफिसर्स थे उसके अंदर, उनको थोड़ी मामूली सी इसके अंदर चोट वगैरह आई है। तो इतना बड़ा एक जापान जो है, आपको पता है एक टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी एडवांस देश है, और ऐसे यानी कि ऐसे देश के अंदर ऐसी अगर मिसकम्युनिकेशन के कारण अगर इंसिडेंट हो गया तो दैट कुड लीड टू मोर फैटल इंजरीज। तो क्रू ट्रेनिंग और इवैक्यूएशन की बात की गई है कि डिस्पाइट द फियर इंसिडेंट, द JAL cabin crew exhibited remarkable discipline and training during the evacuation, ensuring the safety exit of all passengers, emphasizing the significance of adhering to safety procedures। अब दोस्तों, ये जो इंसिडेंट था ये बाल होते हुए बचा, यानी कि जो जितने पैसेंजर उनमें से किसी भी जान नहीं गई। बट यहाँ पे जो नोटिसेबल चीज़ है, जो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ है, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति की जो है जान नहीं गई है। और इसके अंदर एक मेन मुख्य कारण जो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि जो क्रू था उनकी ट्रेनिंग किस लेवल पे हुई है, यानी कि एक अटर मोस्ट जो लेवल है उस पर ट्रेनिंग हुई है। और उनका जो इवैक्यूएशन प्रोसेस था वो इतना फास्ट था कि किसी को भी जान हानि नहीं हुई। इन शॉर्ट चीज़ें यहाँ पे ये बताई गई है कि जो JAL है, यानी जापानीज़ एयरलाइंस जो है, उसका एक डिसिप्लिन जो है, यानी कि जो वहाँ के जो क्रू मेंबर्स थे उसका जो डिसिप्लिन है या भी ट्रेनिंग है वो इतनी अच्छी थी कि जो पैसेंजर थे उनका सेफ एग्जिट जो है वो एम्फसाइज किया गया, साथ ही सिग्निफिकेंस ऑफ एडहरिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स, और सेफ्टी प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे अपनाए गए थे। पास्ट इंसिडेंट पैसेंजर बिहेवियर, अब ये जो चीज़ें है ना दोस्तों, ये काफ़ी एक जो एक अटम बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो हमारे मन में एक कहीं ना कहीं आई एम श्योर आप सभी के मन में ख्याल आता है कि जापानीज़ जो लोग हैं वो काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन है। तो चाहे वहाँ के क्रू मेंबर्स हों, चाहे वो वहाँ के सिविलियंस जो लोग थे, जो पैसेंजर्स थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन था। ऐसे में इवैक्यूएशन जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो पाया। बट ये जो इंसिडेंट था, अगर इसको हम कंपेयर करें बाकी जो देश दुनिया में दूसरे जो प्लेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, अगर उस चीज़ से हम इस चीज़ को कंपेयर करेंगे तो हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। बताया जाता है कि एक जो एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि एयर फ्रांस फ्लाइट जो थी 358 एंड एमिरेट्स की जो फ्लाइट थी EK51, drawing attention to the lack of discipline among passengers during evacuation, where some delayed the process of retrieving their hand luggages। अब ये जो फ्रांस की एक फ़्लाइट थी, या फिर बात करें एमिरेट्स की एक जो फ्लाइट थी EK51, अब ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं जहाँ पे हमें देखने को मिला है कि जो पैसेंजर्स थे उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा एक जो इम्पोर्टेंस है वो अपने हैंड लगेज को दी थी। ये शॉकिंग बात है दोस्तों कि व्यक्ति जो है वो अपनी जान से ज़्यादा अपने सामान को कैसे महत्व दे सकता है। तो ये जो चीज़ है ना, या जो डिसिप्लिन है, ये जापानीज़ लोगों को बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे ले जाता है। वहीं हम देखते हैं कि एक तरफ जो फ्रांस की जो फ्लाइट थी, या फिर एमिरेट्स की बात करूँ, तो उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे थे उन्होंने अपनी इवैक्यूएशन से ज़्यादा फोकस किया अपने जो हैंड लगेजेस थे उनको भेजने के अंदर।
यानी कि जब बारी आई थी कि उनको बाहर निकालने की, तो उन्होंने जो एक कोऑर्डिनेशन है कैबिन क्रू के साथ वो नहीं दिखाया, और जो लोग हैं उन्होंने एक दूसरे को डीले करते गए। क्योंकि ये आपको पता है, अगर आप फ्लाइट में बैठे हैं तो आपको कुछ समय लगता है अपना जो हैंड लगेज है उसको निकालने में, देन उसके बाद में आप बाहर निकलेंगे। तो ऐसे में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एक जो टाइम है वो वेस्ट होता है, मतलब ये जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में एक सेफ्टी इवैक्यूएशन की जो चांसेस है या फिर एक जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। जितना जल्दी आप ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे प्लेन एक तरीके से फैटली हो सकती है, तो उस सिचुएशन में आप अपनी लाइफ को एक प्रायोरिटी देंगे या फिर अपने सामान को, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो लाइफ है वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो सामान है उससे ज़्यादा। तो ये एक जो डिसिप्लिन है लोगों में, इसकी कमी बताई गई है। सेफ्टी कंसर्न्स एंड रिपोर्टिंग फ्लॉस, द आर्टिकल क्रिटिक द रिपोर्टिंग डिलेज एंड secrecy in India concerning aviation accidents, citing the Air India hard landing incident that wasn't promptly reported, raising concerns about safety protocols and hushing up serious accidents. अब ये बात सिर्फ फ्रांस या फिर एमिरेट्स की नहीं है दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर भी जो एयर इंडिया है उसके अंदर ऐसे कुछ फैटिलिटीज़ जो हैं वो हमने देखा कि एक बार आपको पता होगा कि कुछ सालों पहले की बात है, जहाँ पे बेंगलोर एयरपोर्ट पे जो है वो लैंडिंग के वक्त पे एक जो प्लेन है उसको क्रैश हो गया था। टेबल टॉप जो एक न्यूज़ में था कि टेबल टॉप रनवे जो है उसके कारण एक जो फ्लाइट के अंदर क्रैश था वो देखने को मिला था। तो ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट जो है एयर इंडिया के हो या फिर कोई और जो इंडियन एयरलाइंस हैं उनके कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं, एविएशन एक्सीडेंट्स हैं जो अभी तक जो खुल के सामने जो है वो नहीं आ रहे हैं, यानी कि उनको दबाया जा रहा है डीजीसीए द्वारा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है ना जहाँ पे हम बात करते हैं कि चाहे क्रू जो है या फिर पायलट जो है उनकी ट्रेनिंग को लेकर या फिर जो पैसेंजर्स ऑन द बोर्ड हैं उनकी ट्रेनिंग को लेकर, यानी उनको जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है वो दिए जाते हैं या फिर उनका जो डिसिप्लिन है जब उसकी बात आती है तो कहीं ना कहीं लैक करता हुआ नज़र आता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे फ्रांस या फिर मैं बात करूँ एमिरेट्स की जो फ्लाइट्स हैं। तो इन सभी के अंदर ऐसी कुछ इंसिडेंट जो रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं इनसे ये पता चलता है कि जो लोग हैं उनका एक बिहेवियर जो है इस समय पे वो काफ़ी ज़्यादा एक मायने रखता है। बिकॉज एयर अटेंडेंट जो है वो अपनी जगह पे काम करते ही हैं, बट यस ऑब्वियसली ये बात भी है कि जो केबिन क्रू है या फिर पायलट्स है उनकी ट्रेनिंग अपर मोस्ट लेवल पे होनी ही चाहिए। ट्रेनिंग एंड एयरक्राफ्ट टाइप कन्फ्यूजन, द प्लेस हाईलाइट्स एक्सीडेंट कॉज्ड बाय कंफ्यूजन फ्लाइंग डिफरेंट एयरक्राफ्ट, साइटिंग हिस्टोरिकल इंसिडेंट लाइक एयर इंडियन एयरलाइन एयरबस क्रैश इन बैंगलोर एंड TAM एयरलाइंस एयरबस क्रैश इन साओ पोलो, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पायलट ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्ड्स। अभी दोस्तों हुआ क्या था कि जो इंडिया का एक इंडियन एयरलाइन जो है जिसका एक इंसिडेंट हुआ था, साथ ही के अंदर साओ पोलो जो है वहाँ पे भी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे हमें ये देखने को मिला था कि जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग हुई है एयरबस जो एक एयरक्राफ्ट है उसके अंदर, वहीं उनको थोड़े समय बाद जो है वो दूसरे जो तरीके के फ़्लाइट्स होती हैं वो उड़ाने को दी जाते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग। यानी कि जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग हुई है किसी एक पर्टिकुलर फ्लाइट को उड़ाने के लिए, बट ड्यू टू शॉर्टेज हो या फिर और सीनियरिटी के हिसाब से या ऐसे कुछ जो कंडीशंस है उनके हिसाब से क्या होता है कि पायलट्स जो है उनको दूसरी फ्लाइट्स उड़ाने को दे दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि कुछ पायलट्स जो है एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है पायलट की कि ये प्लेन उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे पुराने वाले करता था, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार जो कुछ फ्लाइट्स की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कुछ डिफ़र करती हैं, चाहे वो बोइंग का एक एयरक्राफ्ट हो या फिर एयरबस का ये जो क्राफ्ट है, ये दोनों अलग अलग सिस्टम्स पे रन करते हैं। तो ऐसे में एक ही तरीके का अगर किसी पायलट को एक्सपीरियंस है, अगर एक तरीके का मान लीजिए कोई एक पायलट है वो सिर्फ बोइंग की फ़्लाइट उड़ाता है, तो अगर आप उसे एयरबस की फ़्लाइट उड़ाने को दे देंगे तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, या फिर वो जब लैंडिंग करेगा चीज़ों पे, जब हार्श लैंडिंग करेगा या फिर और भी कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें हो जो होती है, तो उस समय पे क्या होता है कि एक सेफ्टी कंसर्न जो है वो बन जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत है जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ हैं उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रेनिंग जो है, चाहे एयरक्राफ्ट के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे एयरक्राफ्ट के अंदर जितने भी सेफ्टी मेजर्स जो हैं लिए जाते हैं, चाहे केबिन क्रू हो, तो इन सभी की ट्रेनिंग जो है एक इस लेवल पे होनी चाहिए जहाँ हम जो जापान के लोग हैं या फिर जापान की जो क्रू मेम्बर्स जैसी उनकी ट्रेनिंग हुई थी कि उन्होंने कैसे लोगों को समझाया, कैसे उनको शांत किया उस समय पे ऐसे पैनिक सिचुएशन में, कैसे उनको समझाया, फिर कैसे जो पायलट की जो सूझबूझ थी जहाँ पे सिर्फ एक्सीडेंट होते होते बचा। तो ऐसी कुछ जो ट्रेनिंग है वो देने की ज़रूरत है इन सभी जो पायलट्स हैं इन सभी को। साथ में इंडिया के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको बढ़ाया जाए। The article urges Air India and regulatory bodies like DGCA to prioritize safety, adopt stringent reporting protocols and ensure high standards in crew training, particularly within the introduction of new aircraft.
तो यही बात बताई जा रही है कि ऐसे समय पे जहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे ज़रूरत है कि जो एयर सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए जाएँ। अगर कोई पायलट है, अगर एक फ़्लाइट के बाद जब अटेंडेंट होता है, जी मान लीजिए कोई पायलट था तो उसने एक फ़्लाइट अपनी उड़ान भरी एंड सेफली लैंडिंग किया, उसके बाद में सारी रिपोर्ट जो है उसे DGCA को देनी चाहिए। कोई भी अगर उसे लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं जो सही से वर्क नहीं करी थी प्लेन के अंदर, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो खुद फेस कर रहा था, तो इस सभी के बारे में DGCA को इन्फॉर्म करना चाहिए। और DGCA की भी ये एक ड्यूटी बन जाती है कि वो एक कंटिन्यूस फ्लाइट्स जो है वो पायलट्स को ना दें। दे शुड हैव सम रेस्ट, यानी कि एक अगर फ्लाइट उड़ा के वही पायलट आया है तो उससे कम से कम 24 आवर्स का जो रेस्ट है वो ज़रूर देना चाहिए। बिकॉज एक हेल्थ पे जब बात आती है तो डेफिनेटली जो एक तरीके से जो एक परफॉर्मेंस होती है वो ज़रूर गिर जाती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हाई स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किया जाए। क्रू की ट्रेनिंग हो, चाहे चाहे वो पायलट्स की ट्रेनिंग हो, या फिर बात करूँ कि जब नए इंट्रोडक्शन होते हैं या किसी एयरक्राफ्ट के, तो उसकी जितनी भी ट्रेनिंग है वो एक पास होनी चाहिए किसी पायलट के पास में। यानी कि एक अच्छा खासा जो एक एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए किसी को, जैसे एज ए को पायलट एक्ट करता है जब व्यक्ति, तो उसके बाद धीरे धीरे किसी नए एरोप्लेन का जब अनुभव आ जाता है तो ही उसके बाद में उसको एक नया एरोप्लेन जो है उड़ाने के लिए दिया जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन एयरलाइंस को भी या फिर DGCA इनको इम्प्रूव करने की, ताकि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ाए जा सकें। तो डिफरेंस ये था आज का पहला आर्टिकल। आई होप का आपको जो अंडरस्टैंड लगा हुआ ना। और सेकंड आर्टिकल जो है स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन एज अ बूस्ट फॉर डिसेबिलिटी राइट्स। अब दोस्तों स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशंस क्या होते हैं? ये एक तरीके से ऐसा समझिए कि एक तरीके से एक बॉडी है जो वर्क करती है फॉर द राइट्स, जो डिसेबल्ड पर्सन है इनके राइट्स के लिए। अब सक्सेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन द मेथड है इफेक्टिवली रिजॉल्व केसेस रिलेटेड टू इनएक्सेसिबल सर्विसेज एंड प्रोडक्शंस, compelling major corporations like Walmart and CVS to create accessible offering for blind or low vision customers। अब दोस्तों ये जो चीज़ है ना कि स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशंस, अब ये एक तरीके का मेथड है जहाँ पे कुछ ऐसे जो लोग हैं, यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन है इनके लोगों के हित में काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है वो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बना रही है जो डिसेबल्ड लोग हैं, स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं इनके काम में नहीं ये यूज़ नहीं कर पाते हैं या भी ईजी टू एक्सेसिबल इनके लिए नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है डिसेबल्ड पर्सन है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, बट अमेरिका में आप अगर जब जाएंगे तो वहाँ पे होता क्या है कि ये जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं ना, ये किसी भी कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं ईजिली। यानी कि केस कर सकते हैं कि आपने हमारे इस्तेमाल के लिए चीज़ें क्यों नहीं बनाई है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है, वो कुछ पढ़ नहीं पा रहा है या फिर ईजिली वो जो वॉक है वो नहीं कर पा रहा है, तो जो वॉलमार्ट जैसी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी से, तो इनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाइए जो इनके लिए ईजी टू एक्सेसिबल हो। कुछ ऐसी बॉटल्स हैं जो लोग देख नहीं पाते तो वो ईजिली खरीद पाए उन सभी बॉटल्स को, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिनके कारण क्या होता है कि जो केसेस हैं अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन, तो ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे एक तो कंप्लेंट्स, यानी कि जो भी स्पेशली एबल्ड पर्सन है वो, प्लस जो भी कंपनी, जैसे मान लीजिए वॉलमार्ट अब कोई प्रोडक्ट बनाने वाली है, वो जो भी है XYZ मान लीजिए कोई कंपनी है वो जो कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो ये जो स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे दोनों ही लोगों को, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो स्पेशली एबल्ड पर्सन हो, इन दोनों को एक टेबल बिठाया जाता है एंड देन उसके बाद में नेगोशिएशन के द्वारा जो है चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। यानी कि जितना कम कोर्ट केसेस हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितना ज़्यादा टेबल बैठ के बात हो जाए, यानी कि टेबल बैठ के जितनी चीज़ों को सॉल्व किया जा सके उतना ही अच्छा है। और ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं ना वो फेवर में ही होती है स्पेशली लोगों के, बिकॉज कोई भी कंपनी जो है अपने ऊपर ये दाग नहीं लगाना चाहती है कि आप एक सोशल वेलफेयर के काम में अपना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर नेगोशिएशन का मेथड है ये एक अमेरिका के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और इसी आर्टिकल में ये बात हो रही है कि ये जो चीज़ है ना, या फिर ये जो स्ट्रक्चर नेगोशिएशन है, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकी कंट्रीज़ में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो विन विन सिचुएशन की बात की गई है कि स्ट्रक्चर नेगोशिएशन ऑफर्स अ बेनिफिट टू बोथ द डिफॉल्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंप्लेंट्स प्रोवाइडर्स अवॉइड लिटिगेशन कॉस्ट एंड नेगेटिव पब्लिसिटी वाइल इंडिविजुअल्स विद डिसेबल गेन बैरियर फ्री एक्सेस। अब ये जो चीज़ है ना कि जो प्रोवाइडर्स हैं, जो कंपनी है, तो उनको क्या होता है कि उनको लिटिगेशन कॉस्ट जो है, यानी कि केस लड़ने के जो पैसे उनके वो बच जाते हैं, प्लस जो नेगेटिव पब्लिसिटी है, यानी कि एक जो दाग है लग जाता है कि कैसे आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बच जाएगी।
साथ में विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट हो रही है कि ये एक तो नेगेटिव पब्लिसिटी से बच जाएगी कंपनी, वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति डिसेबल है यानी कि डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी एक गेन हो जाएगा, बैरियर फ्री एक्सेस टू प्रोडक्ट्स। और उसके बाद भी क्या होगा कि एक बैरियर फ्री एक्सेस होगा टू द प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी कंपनी बना रही है तो वो भी उसे यूज़ कर सकता है। तो हुआ ना दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, प्रमोटिंग देयर पार्टिकुलेशन इन द मार्केट प्लेस। अब ऐसी निगोशिएशन जो है ऐसी जब टेबल पे हो जाती है तो ये एक कॉस्ट बचाती है कंपनी का भी, वहीं दूसरी तरफ फ़ायदा भी होता है इन सभी जो डिसेबल लोग हैं उनको भी। नाउ रोल ऑफ लॉ इन फैसिलिटिंग नेगोशिएशन। अब लीगल प्रेसिडेंट सेट बाय कोर्ट्स क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चर नेगोशिएशन। वंस एस्टैब्लिश दिस मेथड enables businesses to ensure accessibility without litigation, encouraging compliance while reducing cost for both parties। अब इन चीज़ों के लिए क्या है, धीरे धीरे जो कोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। ये क्या है, अब पहले तो केस लड़े जाते थे, बट अब धीरे धीरे हो क्या रहा है कि कैसे जो लॉज हैं वो बनाए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, जहाँ पे लॉ जो है वो ऐसा बना है जहाँ पे कंपलसरी कर दिया है सभी कंपनीज के लिए कि आप नॉर्मल लोगों के लिए जो चीज़ें बनाते हैं वही सेम टू सेम चीज़ें जो हैं वो स्पेशली एबल लोगों के लिए भी बनाएंगे। तो दैट्स अ गुड थिंग। ऐसे कुछ लॉज जो हैं जब ऐसे बनेंगे तो काफ़ी समय जो है दोनों ही पार्टीज़ का बचेगा, वहीं जो ये नेगोशिएशन जैसी चीज़ें हैं वो भी कम यूज़ होगी, बिकॉज ऑलरेडी एक्सेस होगा उनके पास। जब चीज़ें ऑलरेडी बाजार में अवेलेबल होगी तो इतना कोई ज़्यादा खास केस लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब भारत के अंदर क्या चैलेंज है इन सभी चीज़ों के? चैलेंजेस इन इंडिया डिसेबिलिटी लेजिस्लेशन। India's disability legislature provides avenue for reporting a non-compliance, but the impact on rectifying accessibility barriers remain uncertain. Instances like Paytm's case highlight challenges. Compliance attempts to may inevitably make services more inaccessible, necessities constant vigilance and user inputs. अब इंडिया का एग्जांपल देते हुए बताया गया कि कैसे पेटीएम जो कंपनी है उसको ये डायरेक्शन दिए गए थे कि आप ऐसे कुछ इंटरफेस जो है अपने ऐप्स के अंदर बनाइए जहाँ पे स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सकें। अब पेटीएम ने क्या किया कि ईज़ी बनाने के बजाय अपने जो ऐप है उसका यूज़र इंटरफेस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो ऐसी कुछ चीज़ों के कारण हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति जो डिसेबल पर्सन है वो किसी ऐप को अगर यूज़ करना चाह रहा था तो वो नहीं कर पाएगा। वहीं कुछ जो डायरेक्शन थे यानी कि लिटिगेशन या फिर जब बात करता हूँ कि फैसिलिटेट नेगोशिएशन था, इनके जो ऑर्डर थे जिसके कारण पेटीएम को कुछ चीज़ें आसान करनी थी उसने कुछ सीरियस नहीं लिया, और वहीं दूसरी तरफ चीज़ों को हार्ड और बना दिया ऐसे लोगों के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे लॉज का जो एक कैसी ज़रूरत है हमें कि ऐसे लॉज जो हैं वो कोर्स पास करें जहाँ पे पेटीएम ने जैसे नकार दिया इस चीज़ को कि कैसे वो यूज़र फ्रेंडली एक यूज़र इंटरफेस बनाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे कुछ जो बाकी कंपनीज है वो ऐसा एक्शन न लें और एक दबाव जो है उन पर बनाया जा सके ताकि जो स्पेशली एबल लोग हैं वो बाकी ऐप्स जो हैं यानी डिजिटल पेमेंट जो है उसका आसानी से उपयोग ले सकें। अब पोटेंशियल ऑफ स्ट्रक्चर नेगोशिएशन इन इंडिया। अब जो स्ट्रक्चर नेगोशिएशन है इसका इंडिया के अंदर क्या पोटेंशियल है? डिस्पाइट हर्डल्स, स्ट्रक्चर नेगोशिएशन प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक पेटीएम टू प्रिवेंट नॉन कंप्लायंस लेबल्स एंड हेफ्टी लीगल फीसेस। अब अगर ये स्ट्रक्चर नेगोशिएशन जैसी चीज़ हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट होती है तो कहीं ना कहीं ये जो पेटीएम ने जो एक डिसीजन लिया था कि जब वहाँ पे वो चीज़ों को आसान नहीं बनाएंगे, तो इससे होगा क्या कि एक अपॉर्चुनिटी है पेटीएम के पास अभी भी कि वो अपने इंटरफेस को इतना इजी एक्सेसिबल बनाए कि बाकी लोग जो हैं यानी कि स्पेशल लेबल लोग हैं वो इसको यूज़ कर सकें। साथ ही में अपनी एक नेगेटिव जो एक पब्लिसिटी है वो होने से बचा सकें। साथ ही नॉन कंप्लायंस लेबल जो है यानी कि एक यूज़र फ्रेंडली जो होने का एक लेबल लग जाता है उसको होने से बचा सकती है। साथ ही में एक लीगल हैफ्टी फीस जो है यानी कि अगर कि मान लीजिए कि किसी ने इस कर दिया कि अगर आप ऐसा क्यों नहीं बना रहे हैं तो दैट कुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर पेटीएम। तो ऐसे में ज़रूरत है पेटीएम को और जो ये स्ट्रक्चर नेगोशिएशन के जो लोग हैं यानी कि जो कमिटी है एक तरीके से, तो इन दोनों को आपस में बैठना चाहिए और साथ में डिस्कस करना चाहिए कि कैसे एक यूज़र फ्रेंडली एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो तैयार कर सकते हैं। इट इनेबल्स डायरेक्ट एंगेजमेंट विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड फॉर प्रमोट मॉनिटरिंग फिक्सेस ब्रिजेस गैप्स इन एक्सेसिबिलिटी। अब इसके लिए पेटीएम जो है उसको ज़रूरत है कि वो ऐसे कुछ लोग हैं इनसे राय ले सकते हैं यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं वो अपनी राय दे सकते हैं कि कैसे आप चीज़ों को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं इनके लिए। साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग डिसेबिलिटी नीड्स। अब दोस्तों ये जो बात है ना कि आपको करना है या नहीं करना है या फिर स्ट्रक्चर नेगोशिएशन ऐसे कुछ चीज़ें, ये इन चीज़ों को साइड में रखिए एक बार। आप सोचिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जब हम बात करते हैं इंसानियत के नाते, अगर आप इतनी बड़ी कंपनी है जहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी, आपके पास इतना है
पोटेंशियल कि आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, यानी कि एक तरीके से तो हैफ्टी लीगल फीस है, या फिर कोर्ट के, या फिर बाकी चीज़ें जो है नेगेटिव एक तरीके से वह मार्केटिंग है, इन चीज़ों को साइड में रखते हुए आप पेटीएम एज ए कंपनी को एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपना 100% जो है वो दे सकते हैं बाकी लोगों के लिए, यानी कि जो नॉर्मल नहीं है, यानी कि जो भी लोग एक तरीके से फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सोच होगी अगर पेटीएम इस बारे में सोचता है। बाकी चीज़ें तो साइड में रख दीजिए एक बार को, बट एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पेटीएम को ज़रूर ये सोचना चाहिए। तो आई होप कि आपको सेकंड आर्टिकल समझ में आएगा कि कैसे स्ट्रक्चर नेगोशिएशन है, ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है इंडिया के लिए। ऐसे कुछ एग्जांपल हमने देखे जहाँ पे कंपनीज जो है वो सिर्फ कोर्ट केस से बचने के लिए या फिर एप्टी फीस से बचने के लिए नहीं, सब बट एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है वो मदद कर सकते हैं, तो ताकि जो व्यक्ति जो है, ये स्पेशल लेबल्ड जो व्यक्ति है, वो भी अपना हिस्सेदारी जो है वो इस देश की डेवलपमेंट में दे सके। नॉट डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको ईजी टू अंडरस्टैंड लगा होगा। ना हमारी जो आर्टिकल आज की हेडलाइंस है वो चेकआउट कर लेते हैं। एम्बेसडर इंदिरामानी पांडे जो है उन्होंने अस्यूम किया है रोल एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। अब जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है बिम्स्टेक, इसके एम्बेसडर जो हैं वो नियुक्त हुए हैं इंदिरामानी पांडे। इसरो की पहली जो सन मिशन फ्लाइट थी, यानी कि आदित्य L1 जो मिशन था, वो फाइनली अपने जो फाइनल ऑर्बिट है उसके अंदर इंडक्ट हो चुका है। साथ ही के अंदर इसरो ने अपना PSLV C-58 लॉन्चेस एक्सपोसैट मिशन जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया। अब दोस्तों ये वाला जो एक करंट अफेयर है, ये काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है अभी, उसका ज़रूर याद रखिएगा कि इसरो ने कौन सी नई एक सैटेलाइट मिशन जो लॉन्च किया, एक्सपोसैट इसका नाम है। साथ ही के अंदर केरला के जो CM है उन्होंने लॉन्च किया है की स्मार्ट ऐप फॉर डिजिटल एक्सेस फॉर लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ये थी आज की कुछ गाइडलाइंस। आई होप कि आपको सारा ही जो आज का लेक्चर है ईजी टू अंडरस्टैंड लगा। अगर आपको कोई सवाल है, कोई भी आपके सजेशन है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। नो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आप तक वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी सवाल है, कोई भी न्यू एजुकेटर को लेकर आपके कोई मन में सवाल है या कोई भी आपका सुझाव है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो भी एक नए साल के अंदर अपने जो डिसीजन मेकिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके थ्रू दिस वास्ट नॉलेज। So yeah, that's it. This is Rupinder Shekhawat signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next one.